अब हम जानते हैं पंचायत की ड्यूरेशन के बारे में। हमने अभी तक इसके 4 फीचर्स कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देख लिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट आपको समझ में आ गया होगा। पंचायत की ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो एक्ट है ये बोलता है कि पंचायत का गठन हर एक लेवल पे जो करा जाएगा, फिर चाहे वो विलेज लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, वो करा जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, वो अलग बात है 5 साल कंप्लीट होने से पहले इसको डिसॉल्व भी करा जा सकता है। और ये चीज़ तो हर एक बॉडी के लिए लागू होती है ना श्रेय हमारे देश में, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर विधान सभा हो, है ना। वो भी हो सकता है कि पहले 5 साल कंप्लीट होने से पहले डिसॉल्व कर दिया जाए। अब जो फ्रेश इलेक्शंस है ना पंचायत के गठन के लिए, तो वो पहले ही हो जाने चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स। ये चीज़ भी हर एक लेवल पर होती है हमारे देश में, राइट। हम लोग पूरा वेट करते हैं कि लोकसभा का पूरा टेन्योर खत्म हो जाए, उसके बाद चुनाव करवाएंगे। इलेक्शन तो पहले ही हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे देश में एक रूल होता है कि किसी भी बॉडी या इंस्टीट्यूशन में क्या नहीं रहने देना, वैक्यूम, गैप नहीं रहने देना। क्या इंटररेग्नम नहीं होना चाहिए, है ना, वो गैप नहीं होना चाहिए। इंटररेग्नम, ठीक है। एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर डिसॉल्व वो हो जाए तो फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रेजोल्यूशन। ठीक है, कि अगर उसको डिसॉल्व हुए 6 महीने हो चुके हैं तो तब तक बस 6 महीनों के अंतर्गत फ्रेश इलेक्शंस हो जाए। इसको वो नहीं रखना है, ज़्यादा हॉल्ट पे नहीं रखना कि छोड़ो इसके इलेक्शंस बाद में करवा लेंगे। पहले तो राज्य की सरकार रख भी लेते थे 10-10 साल तक, नहीं हो रहे इलेक्शंस, डिले हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज दिस बॉडी इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बॉडी अभी है अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992-1993। लेकिन बट वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड, अगर वो 6 महीने से कम है, ठीक है, वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड फॉर विच द डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड, मतलब अगर वो 5 साल के लिए गठन करी गई है, चौथे साल में ही वो डिसॉल्व हो गई, रिमाइंडर पीरियड कितना हुआ? 1 साल। और मान लो कि अगर वो 4 साल 8 महीने के अंदर डिसॉल्व हो गई, अब रिमाइंडर पीरियड कितना है? 4 महीने। हमारे 1 साल में 12 महीने होते हैं शायद, आप क्या है ना, 4 महीने क्या भी हमारे यहाँ भी। इस केस में इट इज़ लेस देन 6 months ना रिमाइंडर पीरियड, तो इट शेल नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन। नई पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सिर्फ 4 महीनों के लिए क्यों वेस्ट करना? किसको वेस्ट करना? मनी एंड अदर रिसोर्सेस। ये नहीं करना चाहिए, समझ लीजिए इसका मतलब कि 6 महीने तो वैसे भी देखो एक विंडो दे रखी होती है ना, अगर डिसॉल्व हो भी गई 6 महीने के अंदर अंदर करवाने हैं। अब अगर उसको 5 महीने रह गए, 5.5 महीने रह गए, 4 रह गए, 3 रह गए, तो क्यों हम लोग वेस्ट करें?
जब उसका जो नॉर्मल टेन्योर जब से फिर स्टार्ट होना होगा तो वो करवा लेगा। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, अगर 4 साल हो गया है, मतलब 4 साल के लिए उसने कंटिन्यू करा और डिसॉल्व हो गई चौथे साल, या 4 साल 2 महीने हुए थे, अब रह गया वो टाइम पीरियड 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, अब कराएंगे क्योंकि ये लंबा पीरियड है। ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं श्रेया कि कोई बात नहीं, 6 महीने की तो वैसे भी विंडो होती है, 8वां महीने तो चल रहा है, 2 महीने ये एडजस्ट कर लो और 6 की तो विंडो है ही। ऐसा नहीं होता, संविधान में कोई भी चीज़ ना कैजुअल वे में वर्क नहीं करती है। मोर ओवर, अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन। एक पंचायत का गठन करा गया है, जब एक पंचायत डिसॉल्व हो गई थी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन, इट शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। जिसके लिए डिसॉल्व पंचायत, अगर वो डिसॉल्व ना होती तो वो कंटिन्यू कर सकती थी। यानी कि ऊपर वाले केस के अंदर मैंने आपको बोला 4 साल 2 महीने के अंतर्गत जो पंचायत है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। बचे कितने महीने इसको, रिमाइंडर पीरियड कितना है इसका, रिमाइंडर पीरियड कितना है, दस महीने। विंडो कितने महीने की होती है, 6 महीने की, लेकिन यहां पर 10 महीने है। चुनाव होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब जो चुनाव होने के बाद ये जो नई पंचायत का गठन होगा, ये कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करेगी ये वाली नई वाली पंचायत, 5 साल के लिए या फिर 10 महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए। लोकसभा के केस में ऐसा होता है कभी, विधानसभा के केस में कभी ऐसा होता है? सरकार गिर गई, 8 महीने रह गए थे उसे, नई सरकार का गठन हुआ, या याद करो इसमें 1971 श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहले ही 1 साल पहले डिसॉल्व कर दिया था लोकसभा को। फ्रेश इलेक्शंस हुए तो उन्होंने फिर सिर्फ 10 महीने 11 महीने के लिए दोबारा सरकार चलाई थी। विधानसभा में ऐसा होता है नहीं, लेकिन यहां पर ऐसा होता है। देख रहे हो श्रेया, कितनी रिमार्केबल चीज है। सुगंधा, गौरव, समझ में आ रहा है? तो अब पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पंचायत, अगर एक पंचायत डिसॉल्व हो गई है और उसके बाद एक नई पंचायत का गठन करा गया है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स ड्यूरेशन, मतलब उसको पूरे का पूरा 5 साल कंप्लीट करने थे, उससे पहले उसका गठन कर दिया गया, वो सिर्फ रिमाइंडर पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगी नई वाली पंचायत, फॉर विच द डिसॉल्व पंचायत वुड हैव कंटिन्यूड, अगर वो डिसॉल्व नहीं हुई होती तो। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले, अगर एक पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट करी गई है आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, it does not enjoy the full period of 5 years, but it remains in office only for the remainder of the period। और यहां पर एक चीज ऐड कर लेना, unlike पार्लियामेंट मत लिखो, अनलाइक लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर ऐसा नहीं होता, राइट? It does not enjoy the full period of 5 years, but it remains in office only for the remainder of the period।
अनलाइक लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। समझ में आई ये वाली चीज? ये इसका यूनिक एस्पेक्ट है। आगे डिस्क्वालिफिकेशन, ये फिफ्थ आना भी इसका। हाँ, अगर कोई भी पर्सन जो है वो मेंबर है पंचायत का या कोई भी चेयरपर्सन है, जो भी है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज और फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द पंचायत इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड। नंबर 1, किसी भी लॉ के अंतर्गत फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जब चुनाव हो रहे हैं, टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, अगर वहाँ पर कोई लॉ चल रहा है उस टाइम पर वो पर्सन को बार करा गया है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, तुम चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते या फिर तुम कैसे भी करके नहीं दिखने चाहिए, अगर उसको डिस्क्वालीफाई करा गया है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसर्न, तो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नंबर 2, किसी भी अन्य लॉ के अंतर्गत जो कि विधानसभा ने बनाया हो, विधान परिषद ने बनाया हो, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। लेकिन किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई नहीं करा जा सकता, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड कि उसकी जो उम्र है वो 25 साल से कम है, इफ ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन का जितना भी मुद्दा है कि पर्सन को जनरल ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई करा गया है कि नहीं, वो ऐसी अथॉरिटी को रेफर करना चाहिए जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करे। ओके, कौन डिटरमाइन करेगा डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन? कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने चुना हो इस पर्पस के लिए कि आप देख लो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन कितना जेन्युइन है, कितना वैलिड है, कितना नहीं। ठीक है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन, द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, और जिस प्रकार से इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर होने हैं, चुनाव करा जाना है पंचायत का, ये पावर दी गई है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। लोकसभा के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्रियों के लिए या राज्यों के लेवल पर चुनाव कौन करवाता है? कि स्टेट इलेक्शन कमीशन? नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है चुनाव करवाने के लिए? लोकल बॉडीज। ठीक है। तो पंचायतों का चुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी लिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कौन होता है इसमें? इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिसको अपॉइंट करा जाता है राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की जो सर्विस कंडीशंस होती हैं और उनका जो ऑफिस टेन्योर होता है, इसको भी गवर्नर के द्वारा ही डिटरमाइन करा जाता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से, उनके ऑफिस से उसी मैनर में हटाया जा सकता है जिस मैनर में एक स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करा जाता है।
इसके अलावा ही शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर एंड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स, जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर टू इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करा जाता है? कौन से ग्राउंड्स पर? जिस प्रकार से जज कौन सा कोर्ट का रिमूव करा जाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो देखो, एक जो जज होता है हाई कोर्ट का, ही और शी कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उसे रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गवर्नर के द्वारा रिमूव नहीं करे जाएंगे। गवर्नर के द्वारा सिर्फ उनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है। उनको रिमूव कौन करेगा? इसका मतलब प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? पार्लियामेंट। और काम क्या कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? किसके इलेक्शंस के लिए? लोकल बॉडीज के लिए। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पर? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पर। इनकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं, इट शैल नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। आपको पता है ना, बाद में ये हम हर जगह पढ़ते हैं कॉमन चीज़, सैलरी ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट के बाद कम कर दी गई है ना, जो वेरियस पेंशन सिस्टम है जो भी कुछ था अब वो हटा दिया गया। जब इनको अपॉइंट करा गया उस टाइम पर जो भी चीज़ें चल रही थी वो सारे बेनिफिट इनको मिलेंगे। हाँ, आने से पहले, इनकी नियुक्ति से पहले कोई सर्विस कंडीशन चेंज हो गई हो, उसके बाद इनकी नियुक्ति हो गई हो, तो फिर नई वाली सर्विस कंडीशंस लागू होंगे इनके ऊपर। लेकिन नियुक्ति के बाद नई सर्विस कंडीशन आती है तो वो नेक्स्ट पर्सन के ऊपर जिसको अपॉइंट करा जाएगा उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, वो इनके टेन्योर के अंदर इंप्लीमेंट नहीं होंगी। स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शन, टू द पंचायत। जितने भी मुद्दे होंगे पंचायत के चुनाव से जुड़े हुए, उसके लिए कौन प्रोविजन बनाएगा? विधानसभा, विधान परिषद, सारे मुद्दे। बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की। स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को ऐसी पावर्स, फंक्शंस और अथॉरिटी दे सकता है जैसा कि उसको नेसेसरी लगता है कि ये सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की तरह अच्छे से फंक्शन कर सकें। तो हम इनको इतनी इतनी पावर से, इतनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाज रहे। अब स्टेट लेजिस्लेचर बेसिकली कुछ ऐसे प्रोविजंस ला सकता है जिसके अंतर्गत कुछ पावर्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्व करी जाए पंचायत की तरफ एट एप्रोप्रिएट लेवल विद रिस्पेक्ट टू नंबर 1, लोकल लेवल पर आर्थिक सुधार लाना है, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है, सामाजिक तौर पर लोगों को न्याय सुनिश्चित करवाना है, सामाजिक व्यवस्था को अच्छा करना है, असमानताएं जो इनको दूर करना है। इसके लिए अगर कुछ प्लान जो है वो प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को दे सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। नंबर 2, इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को इंप्लीमेंट करने के लिए बड़ी सारी स्कीम जो हैं वो लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को, इंक्लूडिंग वो वाले मुद्दे, उनके लिए स्कीम्स या उनके लिए कोई प्रिपरेशन प्लान्स जो कि 11th शेड्यूल के अंतर्गत 29 फंक्शनल आइटम्स जो सौंपे गए थे पंचायत को,
स्टेट लिस्ट से निकालकर जो उनको दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन है? टू 43 जी, याद है? ये देखो ग्रीन कलर में दिख रहा है 243 जी। समझ में आया? फिर बात करते हैं फाइनेंसिस की। स्टेट लेजिस्लेचर ऑथराइज कर सकता है पंचायत को कि वो इम्पोज कर सके, कलेक्ट कर सके एप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस। स्टेट लेजिस्लेचर असाइन कर सकती है एक पंचायत को। इट कैन असाइन टू अ पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो वो खुद कलेक्ट कर रही थी कोई पर्टिकुलर टैक्सेस, टोल्स, फीस, राज्य की सरकार अब वो टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर, वो टोल, वो फीस कलेक्ट करने की पावर खुद वो छोड़कर वो बोल सकते हैं कि तुम कलेक्ट कर लो उसको। ओके? मतलब पॉइंट ए और बी में फर्क समझ में आ गया ना? एक तो ये ऑथराइज करना कि पंचायत अपने खुद से जो टैक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट कर सके, टोल, फीस, फाइन वगैरह। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि राज्य की सरकार जो है वो अभी तक जिन टोल्स, फीस, फाइन्स को कलेक्ट करती हुई आई है उसको खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को दे दे। राज्य की सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालकर कुछ ग्रांट इन एड भी दे सकती है पंचायत को उनकी बेटर फंक्शनिंग के लिए। ये ग्रांट इन एड किस फॉर्मेट के अंदर मिलेगी? लोन की फॉर्मेट के अंदर या ग्रांट्स के अंदर? और डिफरेंस क्या होता है? पे बैक नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज ऑफ द पंचायत। कि यहाँ पर जैसे इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक तिजोरी बनाई जा सकती है पंचायत के लिए। इनके पास जो भी पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? अगर इनको ऑथराइज करा गया है कि ये खुद से लिवाई कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को, फीस को, प्लस राज्य की सरकार ने अपने कुछ टैक्सेस, कुछ टोल्स छोड़ दिए जो कि ये कलेक्ट कर सकते हैं। इन पैसे को कहीं ना कहीं रखना भी तो पड़ेगा ना। ये जो चेयरपर्सन या मेंबर से अपने अपने घर ले जाएंगे कि जरूरत होगी हमें बता देना, तिजोरी से निकाल कर ले आएंगे। या जब बोल देना काम हो हमें फ़ोन कर देना, हम फ़ोन पे कर देंगे, पेटीएम कर देंगे। ऐसा होता है श्रेया? नहीं ना, रखा तो जाएगा ना इस पैसे को कहीं ना कहीं। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, जो राज्यपाल है एक राज्य का, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स वो एक फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। नेशनल लेवल पे फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने सालों में? 5 सालों में। फाइनेंस कमीशन किस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है देश में? हाँ वो तो ठीक है, सेंटर स्टेट, उसको कहते क्या है? कौन सा मुद्दा? पैसों का मुद्दा। हाँ तो वेरी गुड, फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म। यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो स्टेट लेवल पर राज्यपाल के द्वारा जिसका गठन करा जा रहा है हर एक 5 साल में, उसका मकसद क्या है? अगेन फंड्स को और नीचे लेवल पर डिवॉल्व करना। ये भी तो फिस्कल फेडरलिज्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऊपर वाले केस के अगर अंदर आप देखो, स्टेट लेजिस्लेचर इनको नवाज रहा है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये दे रहा है कि आप खुद के मतलब फीस, टोल्स, फाइन्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, प्लस जो अभी तक हम कलेक्ट कर रहे थे हम उसको छोड़ रहे हैं, आप कलेक्ट कर लेना, आपका फंड बढ़ जाएगा। यानी कि हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं बना रहे, बताओ बना रहे कि नहीं? बिल्कुल बना रहे।
और ये चीज़ क्या है? फिस्कल फेडरलिज्म। तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट आफ्टर एवरी 5 years ही और शी कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन, ताकि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करा जा सके। और ये फाइनेंस कमीशन किसी इस प्रकार की रिकमेंडेशन दे सकती है गवर्नर को। इट शैल मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। नंबर 1, प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न, कि किस प्रकार से देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द पंचायत ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। किस प्रकार से जो राज्य के पास ये जो पूरे के पूरे पैसे आ रहे हैं टैक्सेस से, ड्यूटीज से, टोल से, फीस से, जो कि लेवाए करे जाते हैं राज्य के द्वारा, और राज्य की सरकार पंचायतों के साथ इसका कितना शेयर बांट रही है हर एक लेवल पर। विलेज लेवल पर कितना शेयर बांटा, इंटरमीडिएट लेवल पर कितना शेयर बांटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना शेयर बांटा। उसके बाद ये डिटरमाइन करना कि कितना टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस जो है वो पंचायत को असाइन करा जा सकता है। यानी कि ये याद है ना, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, कुछ राज्य की सरकार भी कलेक्ट करती रहेगी और कुछ पावर दे देगी पंचायत को कलेक्ट करने की। तो कौन से राज्य की सरकार खुद कलेक्ट करेगी और कौन से पंचायत को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी देगी, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके। उसके बाद ग्रांट इन एड्स टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ये कितना देना है पंचायत के, कौन से लेवल को देना है, विलेज लेवल को, इंटरमीडिएट लेवल को, डिस्ट्रिक्ट लेवल को। ठीक है। उसके बाद पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। या कोई भी ऐसा मैटर रेफर टू इट बाय द गवर्नर, गवर्नर ने कोई भी मुद्दा अगर इसको दिया हो कि तुम ना पंचायत अच्छे तरीके से काम कैसे कर सकें, पैसों की उनको किल्लत ना हो, और वो एक इंडिपेंडेंट बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर इमर्ज हो सकें, तुम बताओ इसके बारे में। तो ये सब कुछ रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन, जिसका गठन किसने करा? राज्यपाल ने। तीसरा वाला पॉइंट भी समझ गए ना? कोई भी मुद्दा जो राज्यपाल ने इसको दिया हो कि तुम इस पे भी काम करना, जरा इसके बारे में भी बताना। मैंने अक्सर देखा है कि पंचायत के पास अपना खुद का एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं होता, तो तुम हमें इसके ऊपर सुझाव दो। ओके। तो स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन, द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड द मैनर ऑफ दिस सिलेक्शन। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कौन सी कमीशन? आप क्या कह रहे हो? इलेक्शन कमीशन। गलती तो नहीं करनी है इसमें, गायर माता बीच पे जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है यहाँ पर स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके। इसका गठन कौन करेगा? गवर्नर। और कॉम्पोजिशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर्स की, और वो सिलेक्ट कैसे करे जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? कितने मेंबर्स होंगे, कितने साल के होने चाहिए, कौन सी फील्ड से होनी चाहिए, कैसे सिलेक्ट होंगे, प्रोसेस कौन देखेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। गठन कौन करेगा? अगेन बनाएगा कौन? गवर्नर। अब इसने जितनी भी, चलो इसका जो है कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन और मैनर ऑफ सिलेक्शन ये देखा स्टेट लेजिस्लेचर ने, इसका गठन करा गवर्नर ने। ये रिकमेंडेशंस अपनी किसको सौंपेगा?
स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन किसको सौंपेगी? गवर्नर को। लिखा था ना हमने, इट शैल मेक द फॉलोइंग रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। अब गवर्नर को रिकमेंडेशन अगर मिल भी गई है इसके गठन के बाद, गवर्नर खुद से कुछ एक्शन ले सकता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? गवर्नर ये सारी रिकमेंडेशन किसके सामने प्लेस करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, along with एक्शन रिपोर्ट कि गवर्नर का क्या कहना है, गवर्नर ने क्या एक्शन लिया इस पे। कमीशन की रिकमेंडेशन along with एक्शन रिपोर्ट, इसको किसके सामने पेश करेगा? विधानसभा विधान परिषद के सामने। डिपेंड करता है कि यूनिकैमरल है, बाईकैमरल है। इसके अलावा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होती है, जिसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट। कितने साल में? 5 साल में। कौन से रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए? हाँ, सेंटर और स्टेट के फिजिकल फेडरल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन शेल ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स विच आर नीडेड टू इंक्रीज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ताकि पंचायत को जितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है इंडिपेंडेंट रूप से एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करने के लिए वो इनको दिए जा सके, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। ये चीज याद रखना। ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बीच में क्यों कूदा? अगर इसको लगता है पंचायत को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, तो वो मेजर सजेस्ट कर सकता है कि कैसे आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तिजोरी को बड़ा करो, ताकि बड़े केक का बड़ा स्लाइस, बड़ा पीस जा सके पंचायत को राज्यों के अंदर, उनको इफेक्टिव रूप से फंक्शन करने के लिए रिसोर्सेज की किल्लत ना हो। तो दिस कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। अगर इस रिपोर्ट को, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट जो थी, इसने अपनी रिकमेंडेशन की रिपोर्ट को किसको दिया था? गवर्नर को। गवर्नर वैसे किसका एजेंट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो गवर्नर जाकर किसको बताएगा कि सर जी देखो उधर ना ऐसी ऐसी ये क्या कहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन बनी थी, उसने ये रिकमेंडेशन दी है इस पंचायत के बारे में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ यार हम फिर इसके बेसिस पर चलते चलते राज्य को सुझाव दे सकते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगा ऑन द बेस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू द स्टेट। समझ गए? उसके बाद पहले मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया आपको पूरा अच्छे से? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।